हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड आप लोगों को पता है कि एवोल्यूशन चैप्टर का पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आई थिंक सो कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा एंड एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिया होगा बेसिकली उस वीडियो को देखकर। आज बेसिकली जहां तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था उससे आगे हम लोग मूव करने वाले हैं और बेसिकली लामार्किज्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग लामार्किज्म से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डार्विनिज्म वगैरह पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज लामार्किज्म से मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बारी ये पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से देखना एंड एक प्रॉपर नोट्स जरूर तैयार करना ताकि जब भी रिवीजन करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिना लेट किए बिना देर किए आइए डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक को जंप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लामार्किज्म। क्या पढ़ रहे हैं भैया? लामार्किज्म। ठीक है, ये नाम अच्छे से आप याद रखिएगा। अब लामार्किज्म क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं लामार्किज्म। ठीक है, अब एक और बात बता दूं कि इसको लामार्किज्म के साथ साथ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं वर्ड को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर ले। अदरवाइज आप बुक लेकर बैठे होंगे अपने साथ तो बुक में ये चीज लिखा होगा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए नाम से ही आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, बट अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूं। अभी थोड़ा सा हम लोग लामार्क के बारे में बात कर लेते हैं और धीरे धीरे करके एक एक लॉ है बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर आपके बुक में दिया होगा। चार प्रॉपर लॉ दिया होगा इसके रिगार्डिंग में, मतलब चार पॉइंट दिया होगा जिसको मिलाकर ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो बेसिकली बना है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नंबर से। पहला नंबर यहाँ पे लामार्क बताते हैं कि इंक्रीमेंट इन साइज। क्या बताते हैं भाई? इंक्रीमेंट इन साइज। इंक्रीमेंट इन साइज। अब इंक्रीमेंट इन साइज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग वो समझ लेते हैं। तो इंक्रीमेंट इन साइज का मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने साइज में इंक्रीज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इतना बड़ा है तो वो फिर आगे चल के इतना बड़ा होता है। क्यों? ग्रोथ के कारण। ये आप लोगों को पता होगा। बहुत ही बेसिक सा पहला पॉइंट था बट धीरे धीरे करके अभी और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आप जानिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका लामार्क्स में, लामार्क का थ्योरी में दूसरा पॉइंट यहाँ पे लामार्क के थ्योरी में है आपका बेसिकली इन्वायरमेंटल इफेक्ट और कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, क्या है भाई? कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है, ये दो चीज। अब ये कॉन्शियस एफर्ट और इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आपके इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहा है उससे आपका बिहेवियर कुछ हद तक नहीं बल्कि पूरा का पूरा बिहेवियर आपका उससे चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। मान लीजिए कि आपको मैं एक कोल्ड इन्वायरमेंट में लेकर चला जाऊं। कहाँ पे? कोल्ड इन्वायरमेंट में। और आप रहने वाले कहाँ पे थे भाई? आप रहने वाले थे बेसिकली आप कह सकते हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहने वाले थे। ठीक है, आप मॉडरेट में रहने वाले थे, आपको मैंने कोल्ड या फिर आप यूं कह ले कि मैं आपको वार्म एरिया में लेके चला गया। ठीक है, तो एक तो आपको कोल्ड एरिया में जब लेकर मैं जाऊंगा, मान लीजिए आप रह रहे हैं अभी इंडिया में, मैं आपको अंटार्कटिका लेकर चला गया। ठीक है, तो आपका बिहेवियर पूरा का पूरा वहां पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आप रह रहे हैं इंडिया में और मैं आपको वेस्ट इंडीज में लेकर चला जाऊं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो आपका पूरा का पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो है वो आपका एवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था पहले। ठीक है, इसके कारण जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के अंदर नया फीचर्स को डेवलप किए ताकि उस इन्वायरमेंट में वो रह सकें। बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे पोलर बियर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पोलर बियर का एग्जांपल ले सकते हैं। अब पोलर बियर का एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं पोलर बियर में कि बेसिकली वो कोल्ड एरिया में रहता है यानी कि जहाँ पे बर्फ वगैरह रहता है। अब वो बर्फ में रहने के लिए अपने अंदर बहुत सारा चीज डेवलप किया है जो हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई हम वहां पे नहीं रह सकते हैं। अब क्या क्या चीज पोलर बियर वहां पे अडेप्ट किया भाई? उसका जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है बहुत ज्यादा मोटा होता है ताकि वो वहां पे रह पाए। इसलिए होता है ताकि वो जो आपका ठंड है उसको इंसुलेट कर पाए। इसी तरीके से आपको अडेप्टेशन वाले चैप्टर में बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इन्वायरमेंट के हिसाब से कैमल ने अपने आप को ढाला है। नाम आपने सुना होगा कैमल मतलब ऊंट। ठीक है, ऊंट ने किस तरीके से अपने आप को ढाला है, अडेप्ट किया है जिससे कि वो डेजर्ट में इजीली रह पाता है बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, वो सब अभी अडेप्टेशन वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है।
फिलहाल मैं लामार्किज्म आपको पढ़ा रहा था, तो पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया इंक्रीमेंट इन साइज, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साइज में इंक्रीज करते हैं। हाँ भाई इंक्रीज करते हैं, हम भी इंक्रीज करते हैं, आप भी इंक्रीज करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका कॉन्शियस एफर्ट जो है वो बेसिकली हम लोग जो अपने आप को एफर्ट लगाते हैं किस चीज में, उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए वो, और एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी हमारे सराउंडिंग के कारण हम लोगों के अंदर कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, ये बेसिकली दूसरा पॉइंट है। तीसरा यहाँ पे उन्होंने बताया यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे जो भी है, ताकि मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ एक बार, और अब मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। अब ये डिस यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि कांस्टेंट यूज, अगर किसी भी ऑर्गन का आप कांस्टेंट यूज करेंगे तो वो बेसिकली ग्रेजुअली क्या होगा, डेवलप करेगा। ठीक है, धीरे 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 करके वो डेवलप करेगा। और वहीं पे अगर किसी ऑर्गन का आप डिस यूज कर रहे हैं, यानी उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, बेसिकली गायब हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और फिर वो बेसिकली डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ लामार्किज्म, यानी जो लामार्क ये सब बता रहे हैं इनके लिए उन्होंने कोई एग्जाम्पल भी दिया है, और वो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहला चीज इंक्रीमेंट इन साइज, यानी कि हम लोगों को भी पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने साइज में जो है वो इंक्रीज करते हैं ग्रोथ के कारण, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है भाई, इन्वायरमेंट इफेक्ट और कॉन्शियस एफर्ट। अब इन्वायरमेंट इफेक्ट में क्या चीज है यहाँ पे, कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर में। ठीक है, तीसरा यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, यानी अगर आप किसी ऑर्गन को किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में लिख कर मत आ जाइएगा ये एग्जाम्पल। मान लीजिए कि इसका मैं कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये साइज में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। यही केस हम लोग अपने ब्रेन के साथ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो धीरे 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 ब्रेन का जो है ना डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उस जगह पे ये चीज राइट है। और अगर ब्रेन का आप यूज नहीं कीजिएगा, ज्यादा यूज नहीं अगर कीजिएगा आप ब्रेन का, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा। कोई अच्छी जगह पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिसीजन आप ली, तो डिसीजन मेकिंग जो आपका कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा, पढ़ाई में भी और भी जो चीज करते हैं उसमें भी आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर उन्होंने ये इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर यहाँ पे दिया। कौन सा लॉ भाई? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट में मैंने देखा 2-3 बार पढ़ा कि सर आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है, पहले हैंडराइटिंग आप सही कीजिए अपना। तो भाई मेरे हैंडराइटिंग से आपको क्या लेना देना, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ जाए, बस बात खत्म हो गया। इसलिए मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तो फिर वही चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी वही बताने में और ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट? तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख कर छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और मैंने आपको पहले ही बोला कि अपने साथ बुक लेकर बैठिए और जो जो मैं बोलूँ उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ओके। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इन्होंने क्या बताया कि देखिए आपका साइज में इंक्रीज हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण कुछ नया सा फीचर डेवलप हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन के कारण कोई ऑर्गन जो है वो कोई ऑर्गन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जा रहा है, कोई ऑर्गन क्या हो रहा है बेसिकली ग्रेजुअली डेवलप कर रहा है, धीरे 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 डेवलप कर रहा है। और अगर वो किसी ऑर्गन का डिस यूज कर रहे हैं, मतलब उसको इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो धीरे 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 गायब हो जा रहा है, राइट? तो ये तीनों चीज मिलाकर क्या होगा कि बेसिकली आपका एक नया तरीके का कैरेक्टर डेवलप होगा किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये तीनों चीजों को मिलाकर बहुत ही सिंपल सा ये लॉ है, आराम से समझिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये तीनों लॉ को मिलाकर 1 2 3 तीनों को मिलाकर आपका क्या होगा कि कोई ना कोई एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा एक ऑर्गेनिज्म में। और जब एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म में, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो नाम इसका याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको भैया? एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में सिंपली 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे कि ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन साइज
environment effect together with use and disuse of organ, new character may develop in an organism known as acquired character। या फिर अगर आपके पास कोई और सिंपल सा डेफिनेशन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे समझ आया उसको समझ कर अगर आप कुछ यहाँ पे acquired character के लिए एक डेफिनेशन बनाते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो कहाँ था मैं, acquired character के पास था कि acquired character किसको कहते हैं। तो ये जो सारा चीज चेंजेस हो रहा है इसके कारण कोई एक नया कैरेक्टर डेवलप होगा जिसको हम लोग कहेंगे अक्वायर्ड कैरेक्टर। अब यहाँ पे लामार्क ये बताते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो जेनरेशन टू जेनरेशन नॉट जेनरेटर। तो जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होता है, बेसिकली इनहेरिट होता है, यानी ट्रांसफर होता है एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में। यानी कि आपका पापा से उसके बेटे में गया, उसके बाद उसके बेटे में गया, उसके बाद उसके बेटे में, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जा रहा है। और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे लामार्क के ये जो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जा रहा है तो धीरे धीरे जो कैरेक्टर डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे कैरेक्टर क्या हो रहा है, बेसिकली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते वो पूरा का पूरा नया चीज में आ जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या भाई, इसका एग्जाम्पल सिंपली आप ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए भाई, एप्स। ठीक है, एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का, धीरे धीरे बने एप्स से, ऐसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप बना। अगर आप हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पिक्चर, अगर मैं दिखा पाऊं तो। अदरवाइज सिंपली समझिए कि ह्यूमन बींग का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, आपको अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन बेसिकली हुआ था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको बताया है यही आपका बेसिकली लामार्किज्म है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में बोला जाए कि लामार्क्स थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये चारों पॉइंट अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखकर आ जाना है। ठीक है, बिकॉज जो आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइएगा एज कम्पेयर टू बुक। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और अपने तरीके से जितना हो सके उतना आपको लिखना है। मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ कि रट्टू तोता आपको नहीं बनना है, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, समझने के बाद फिर उसको याद करना है। दैट्स इट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है, याद तो एट लास्ट करना ही पड़ेगा, बट समझ कर याद करना है। राइट, मेमोराइजेशन पावर ऑलवेज होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ कर याद करें। तो फिर क्या होगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं। अगर बिना समझे याद कर लिए, मान लीजिए एवोल्यूशन वर्ड है, एवोल्यूशन 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 आप रटते चले गए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एवोल्यूशन वर्ड का मतलब मालूम नहीं है, बस आप एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो है वो रटते जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दैट्स वाई आपको पहले समझना है, समझने के बाद फिर उसको मेमोराइज करना है। दैट्स इट, सिंपल सा तरीका है किसी भी चीज को पढ़ने का। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो कि लामार्क ने बताया कि ये जो लामार्क ने थ्योरी दिया इसके रिगार्डिंग में उन्होंने क्या रेफरेंस दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम एक बार। ओके, तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है इसके रिगार्डिंग में, वो एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो इफेक्ट ऑफ यूज, यानी यूज के कारण क्या हुआ। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ यूज, इफेक्ट्स ऑफ यूज। ठीक है, ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ यूज यानी यूज करने से क्या हुआ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो वो दे रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ यूज में वो है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। क्या भाई, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। ठीक है, जिराफ, अच्छा, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में क्या बता रहे हैं वो कि जो एंसेस्टर थे जिराफ्स के, यानी जिराफ का जो पीढ़ी था, पिछला पीढ़ी जो था बेसिकली, उनके फादर, उनके ग्रैंड फादर, उनके ग्रैंड के भी ग्रैंड फादर जो थे, उनको क्या बता रहे हैं कि उनके पास जो है बहुत ही छोटा सा नेक था और बहुत ही छोटा सा पैर था। यानी कि बेसिकली जिराफ कुछ इस टाइप के थे। क्या एग्जाम्पल, ड्राइंग तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा रहता है। ठीक है, बेसिकली आपका बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके से एक काम करता हूँ मैं, ये ड्राइंग को इरेज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो बेसिकली अभी जो आप जिराफ देख रहे हैं उसका नेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक बहुत बड़ा होता है, और साथ ही साथ जो उसका फोरलिम्ब यानी कि जो आप उसका दोनों पैर देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, कौन भाई, लामार्क बता रहे हैं कि बेसिकली जो जिराफ था, स्टार्टिंग में जो जिराफ का एंसेस्टर्स वगैरह थे, उनका जो पैर और जो गर्दन है वो उतना ज़्यादा लंबा नहीं था जितना अभी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ करता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो ऐसे जगह में रह रहे थे जहाँ पे बेसिकली क्या कह सकते हैं उसको, कि वो ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ पे जो वेजिटेशन होता है ना, सरफेस वेजिटेशन, यानी कि जो जमीन में घास वास होता है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, वो जो घास वास होता है जमीन पे वो बहुत ज़्यादा कम था। अब घास वास कम होने के कारण क्या हो रहा है कि इनको अगर खाना चाहिए
तो भैया ऊपर में जो पेड़ है उसके पत्तों को चबाना पड़ेगा, राइट। ऊपर में जो पेड़ है उनके पत्तों को चबाना पड़ेगा अगर इनको खाना खाना है तो, अगर इनको सरवाइव करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी जिराफ थे वो बेसिकली मान लीजिए इस हाइट तक पहुंच पा रहे थे, ठीक है। इस हाइट तक बेसिकली पहुंच पा रहे थे जिराफ। अब वो जमीन का यहाँ पे सरफेस वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा वहां पे कम था, तो इसीलिए वो सरफेस से घास वास खा नहीं सकते क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं है। तो वो क्या किए कि वो अपने आप को स्ट्रेच करने का कोशिश किए, ठीक है। वो अपने नेक को स्ट्रेच करने का कोशिश किया, अपने पैर को स्ट्रेच करने का कोशिश किए, और इसकी कोशिश कर रहे भाई ताकि उनको खाना मिले, ताकि वो यहाँ तक पहुंच पाए और वो खा पाए कुछ, ठीक है। दैट्स वाई वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने के बाद, बार बार एफर्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि बेसिकली आपका धीरे 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 जो है क्या हो रहा था कि जिराफ का जो गर्दन है वो हल्का हल्का लंबा होते चला जा रहा था, ठीक है। अब उसका गर्दन भी हल्का हल्का लंबा हो रहा था बिकॉज वो स्ट्रेचिंग कर रहा था, एंड उसका पैर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था बिकॉज वो स्ट्रेचिंग कर रहा था, ठीक है। अब ये अभी के टाइम में मैं क्या इस मतलब क्या हो सकता है पता नहीं, अगर आप स्ट्रेचिंग करें तो आप लंबे हो जाइएगा, उतना ज़्यादा नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो एग्जाम्पल दिया है बुक में उसको पढ़ते हैं, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाते हैं। तो जिराफ जो है वो अपने गर्दन को स्ट्रेच कर रहा था एंड अपने पैर को भी स्ट्रेच कर रहा था। तो पैर भैया स्ट्रेच करते करते धीरे धीरे बड़ा हुआ एंड गर्दन भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब वो जो थोड़ा सा गर्दन बड़ा हुआ था, उसका जो नेक है वो जो थोड़ा सा साइज उसका इंक्रीज हुआ था, बेसिकली वो जो है उसके नेक्स्ट जनरेशन में गया एंड उसका नेक्स्ट जनरेशन भी थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश किया, तो उसका जो आपका नेक था वो और थोड़ा सा आपका बेसिकली इंक्रीज हो गया। अब ये जो था ये नेक्स्ट जनरेशन में गया और ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, और एट लास्ट आज आप जो देख पा रहे हैं जिराफ, उसका गर्दन इतना ज्यादा लंबा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि लामार्क्स की थ्योरी जो अपना एग्जांपल देते हैं उसके अकॉर्डिंग में ये सब मैं बता रहा हूँ, खुद से मैं कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका बताया गया है कि यूज और इफेक्ट ऑफ यूज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, यानी जिस ऑर्गन को आप लगातार यूज करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, ग्रेजुअली डेवलप होगा, एंड जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये था एग्जाम्पल यूज ऑफ ऑर्गन में, क्या था एग्जाम्पल, यूज ऑफ ऑर्गन, यानी अगर किसी ऑर्गन का आप यूज कर रहे हैं तो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद क्या है आपका डक का एग्जाम्पल दिया, यानी बत्तख का। बत्तख को अगर आप अभी देखेंगे तो उसके पैर के बीच में, यानी ये मान लीजिए उंगली है तो इसके बीच में क्या होता है, छोटा छोटा झिल्ली होता है, यहाँ पे स्किन रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्किन रहता है। तो बुक में ये बताया गया है कि उसका स्किन इसलिए बीच में आ गया है क्योंकि वो अपने पैर को चलने से ज्यादा जो है वो स्विम करने के लिए इस्तेमाल करता था, एंड चूंकि वो अपने पैर को स्विम करने के लिए इस्तेमाल करता था, दैट्स वाई उसके ये जो उंगली है, उसके जो फिंगर है उसके बीच में ये फ्लैप, उसको क्या कह सकते हैं, हाँ, वो बेसिकली आपका यहाँ पे जो स्किन है वो आ गया है, ठीक है। एंड उस स्किन को क्या कहते हैं हम लोग, वो जो उसका जो फिट है, उसका जो पैर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेब्ड फिट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि शॉर्ट में अगर पूछा जाए कि आपका एग्जाम्पल, या फिर एमसीक्यू में लिखा जाए कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन सा एग्जाम्पल है यूज ऑफ ऑर्गन का, तो आप ये वेब्ड फिट वाला में टिक कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में आप टिक कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये था आपका यूज, यानी कि ऑर्गन का यूज करने से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि डिस यूज ऑफ ऑर्गन। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं, एंड इरेज करने के बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस यूज ऑफ ऑर्गन में बेसिकली क्या दे रखा है बुक में, यानी कि अगर किसी ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो किसी ऑर्गन को अगर यूज नहीं करेंगे तो उसके एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है स्नेक का, कि स्नेक का जो था वो पहले पैर हुआ करता था, राइट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफेक्ट्स ऑफ डिस यूज, इफेक्ट्स ऑफ डिस यूज, ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो आपके हुआ करते थे स्नेक, उनका पैर हुआ करता था, फीट हुआ करता था, और वो क्या करते थे कि पैरों पे नहीं चलते थे, बल्कि जिस तरीके से अभी स्क्रॉल करते हैं वो वैसे ही पहले किया करते थे। तो वो क्या हो रहा था कि अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे स्नेक्स। तो जो पैरों का इस्तेमाल नहीं करते थे तो धीरे धीरे उनका पैर जो है वो गायब हो गया, ठीक है। और अभी उनके पास पैर नहीं है। ये भी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये मत बोलिए सर ये क्या बोल रहे हैं सर, नहीं चलने से पैर कैसे चला जाएगा, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है कि प्रेजेंट डे में अगर स्नेक्स को देखें, जैसे कि बोआ, पाइथन, ये सब में क्या है कि थोड़ा थोड़ा जो निशानी, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि सबूत के तौर पे, यानी हल्का सा बचा हुआ है ये चीज, ठीक है। ओके, तो ये था आपका बेसिकली इफेक्ट ऑफ डिस यूज।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले लामार्क्स थ्योरी पढ़ा एंड लामार्क्स थ्योरी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 4 पॉइंट को डिस्कस किया। कौन कौन सा पॉइंट था? एक था कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन साइज, दूसरा हमारे पास था कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, एंड चौथा हम लोगों ने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, राइट। अब ये चारों पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि जो इन्होंने बताया कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसको हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ यूज, जिसमें था लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, यानी जिराफ का जो लॉन्ग नेक है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व करके उसका नेक जो है वो लॉन्ग हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डिसयूज, यानी ना यूज नहीं करने के कारण क्या हुआ, डिसयूज ऑफ ऑर्गन के कारण क्या हुआ। उसमें एग्जांपल हम लोगों ने देखा स्नेक का। स्नेक में ये बताया गया कि स्नेक का पहले फोर लिम्ब हुआ, उनका पहले पैर हुआ करता था, लिम्स हुआ करता था, बट वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, वो स्क्रॉल करके चलते थे, दैट्स वाई उनका पैर जो है वो गायब हो गया, उनका लिम्ब गायब हो गया, ठीक है, ये बताया गया। और बस इतना ही आज हम लोगों ने पढ़ा है। और ये जो आपने अभी पढ़ा है इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या हो सकता है इससे? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब तो आता ही है बेसिकली, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? यहाँ पे लामार्क्स थ्योरी आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको बोला जाता है कि एग्जाम्पल दीजिए इफेक्ट ऑफ यूज में, या फिर आपको बोला जा सकता है कि इफेक्ट ऑफ डिसयूज में एग्जाम्पल दीजिए, ये बोला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, न्यू लामार्किज्म, ठीक है। क्या भाई? न्यू लामार्किज्म, ठीक है, ये मैं भूल गया था अचानक से, भी अच्छा वो मुझे याद आ गया, न्यू लामार्किज्म। अब ये न्यू लामार्किज्म क्या चीज है? तो बेसिकली जिस वक्त लामार्क ने ये थ्योरी दिया था उस वक्त आपका बेसिकली जेनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या नहीं था? जेनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी उस वक्त तक किसी को ये नहीं मालूम था कि आपका डीएनए और ये सब क्या जीन्स वगैरह ये सब के बारे में नहीं मालूम था, राइट, उस वक्त। तो दैट्स वाई जब ये सब पता चला तो उनके जो पूरा का पूरा जो ये लॉ था उसको मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करके ये बताया गया कि जितने भी कैरेक्टर एक मतलब ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, वो सब जो है वो किसके कारण हो रहा है? जीन्स के कारण। यानी जीन्स जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और व्हाट इज जीन्स आप लोग नहीं पूछिएगा, बिकॉज आप लोगों को मैंने पिछले कोई चैप्टर में ऑलरेडी ये जीन्स के बारे में पढ़ा दिया था, शायद हेरिडिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जीन्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो आपको वहीं से पता है कि जितने भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दूसरे पॉइंट में कि अगर कांस्टेंट यूज और डिसयूज के कारण, ठीक है, अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन डेवलप्स होता है, ठीक है, तभी आपका क्या होगा? अक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो हो सकता है, राइट। अगर जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो, और आपका अक्वायर्ड जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आपका अक्वायर हुआ है वो नेक्स्ट आपका जेनरेशन में तभी ट्रांसफर होगा अगर वो आपका जो म्यूटेशन हुआ है, बेसिकली देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए आप। देखिए मैंने क्या बताया था आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में, म्यूटेशन नाम का एक शब्द आप लोगों ने उसमें सुना था। म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या हो रहा था? डीएनए या फिर आपका क्रोमोसोम के कंपोजिशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था, यानी कि हल्का सा चेंजेस आ रहा था, उसके कारण म्यूटेशन हो रहा था, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाना। अब देखिए वो चेंजेस नेक्स्ट जेनरेशन में तभी जाएगा जब वो जो म्यूटेशन हुआ है वो बेसिकली आपका जर्म सेल में हो, क्योंकि जर्म सेल में होगा तभी ना होगा भाई। नॉर्मल अगर सोमैटिक सेल में होता है तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका बेसिकली क्या किया गया? मॉडिफाई कर दिया गया लॉ को। क्यों जर्म सेल में ही होना जरूरी है? जर्म सेल में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल जो है वो एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जितना भी कैरेक्टर एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जाता है वो जर्म सेल के थ्रू ही जाता है, सोमैटिक सेल के थ्रू नहीं जाता है, दैट्स इट। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डार्विनिज्म पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और बाय द वे लाइक करने से बढ़िया है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाएगा उतना ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस वाला फीलिंग आएगा, और आपको भी हैप्पीनेस वाला फीलिंग आएगा कि आपने किसी का हेल्प किया, राइट। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया है, मिस हो गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर ये वाला चीज़ समझ नहीं आया है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ओके,
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।